हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल स्टडी। ऑनलाइन स्कूल स्टडी में आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 का पाठ 15 हमारे चारों ओर वायु। जैसा कि पाठ 9 में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जीवों को जिंदा रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। हम अपने सांस द्वारा कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस द्वारा हम बाहर निकालते हैं। मतलब जिंदा रहने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है। पर क्या कभी आपने वायु को देखा है? नहीं, वायु को कभी भी आपने देखा नहीं होगा, पर वायु को महसूस जरूर किया होगा। आपने अपने आसपास पेड़ पौधों की पत्तियों को हिलते हुए देखा होगा। कपड़े सुखाने के लिए जब तार पर डाले जाते हैं तो आपने कपड़ों को भी हिलते हुए देखा होगा। गर्मियों में हम पंखे का इस्तेमाल करते हैं, तो पंखे के नीचे खुली पुस्तक रखने पर आपने पुस्तक के पन्नों को भी हिलते हुए देखा होगा। और पतंग उड़ाना तो आप सभी को अच्छा लगता होगा, तो पतंग का उड़ना भी वायु के बहने के कारण ही संभव हो पाता है। आपने पाठ 5 में एक क्रियाकलाप किया था, क्रियाकलाप 3, जिसमें रेत को बुरादे से अलग किया गया था और इस विधि का नाम था निष्पावन। निष्पावन विधि में गेहूं को भी उसके भूसे से अलग किया जाता है। तो निष्पावन विधि हमेशा वायु की मौजूदगी में होती है। आपने तूफान को आते हुए देखा होगा। जब तूफान आते हैं तो किस तरह से वायु तेज गति से चलती है और कभी कभी तो पेड़ पौधों को भी उखाड़ कर ले जाती है। घर में छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उखाड़ कर ले जाती है। बाकी बचपन में फिरकी से तो आप सभी खेले होंगे। किस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार की फिरकियां हैं। तो अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे जिसमें हम एक फिरकी तैयार करेंगे। तो अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे, क्रियाकलाप 1। इस क्रियाकलाप में हमने इस चित्र के अनुसार एक फिरकी तैयार करनी है। अब हम इस फिरकी को डंडे से पकड़ेंगे और एक खुली जगह पर इसे लेकर जाएंगे और इसे भिन्न भिन्न दिशाओं में हम घुमाएंगे। इसे हम थोड़ा आगे पीछे करेंगे। ऐसा करने पर क्या फिरकी घूमती है? तो फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? यस, फिरकी को भी कौन घुमा रहा है? वायु। बाकी आपने वात सूतक को भी घूमते हुए देखा होगा। किस तरह से वात सूतक भी घूमता है। वात सूतक से हमें टाइम का पता चलता है। तो वात सूतक भी किसकी मौजूदगी में घूमता है? वायु की मौजूदगी में। तो इन सभी एक्टिविटीज से क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारे चारों ओर वायु मौजूद है। अब क्वेश्चन आते हैं कि क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित होती है या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर चीजें हिलती है उसी जगह वायु उपस्थित होती है? इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे, क्रियाकलाप 2। पर उससे पहले आपने अपनी मुट्ठी को बंद कर देना है और आपने देखना है कि मुट्ठी के अंदर क्या है। क्या इसके अंदर कुछ नहीं है? इसका पता लगाने के लिए हम क्रियाकलाप 2 करेंगे और आपने इस एक्टिविटी को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, एक खाली बोतल लेंगे, साथ में हमने लेनी एक बाल्टी और बाल्टी में हमने पानी भर देना है। अब हम बोतल को इस तरह से सीधा उल्टा करके बाल्टी के अंदर रख देंगे। आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करेगा। आप देखोगे कि बोतल अभी भी खाली है, मतलब पानी ने बोतल के अंदर प्रवेश नहीं किया। अब हम इसी एक्टिविटी में बोतल को थोड़ा सा तिरछा कर देंगे इस तरह से। और जब हम बोतल को तिरछा करेंगे तो किस तरह से बुलबुले बोतल से बाहर की ओर निकलने लग जाते हैं और बोतल के अंदर साथ में पानी भी प्रवेश कर देता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? जब हमने बोतल को सीधा डिप करके उल्टा किया तो बोतल के अंदर वायु भरी हुई थी, वायु ने जगह घेरी थी, इसलिए इसके अंदर पानी ने प्रवेश नहीं किया। जब हमने बोतल को थोड़ा सा तिरछा किया तो वायु बुलबुले के रूप में बोतल से बाहर निकली और जब वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकली तो उस खाली जगह में पानी भर गया। इसका क्या मतलब हुआ कि वायु हर जगह विद्यमान होती है, वायु जगह घेरती है। तो यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है, वायु बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है और वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता है, हम वायु के आर पार देख सकते हैं और साथ में वायु पारदर्शी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस तरह से आप सिद्ध करोगे कि वायु जगह घेरती है, वायु हर जगह विद्यमान होती है। साथ में आपको 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या वायु का कोई रंग होता है? क्या वायु पारदर्शी होती है या अपारदर्शी होती है? वायु पारदर्शी होती है, वायु के दोनों साइड आर पार हम देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है और इस परत का विस्तार वायु की सतह से लेकर कई किलोमीटर ऊपर तक है और इसे हम बोलते हैं वायुमंडल। इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर कई किलोमीटर तक वायु की एक परत होती है और इस परत को हम कहते हैं वायुमंडल। नेक्स्ट क्लासेस में आप वायुमंडल की परत के बारे में स्टडी करोगे, किस तरह से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल की अलग अलग परतें होती हैं।
और जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है, मतलब वायु कम होती जाती है। जैसे हम इन एरिया से हिली एरिया की ओर जाते हैं, पहाड़ की ओर जाते हैं, तो वायु विरल होती जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, मतलब वायु की कमी होती जाती है। इसलिए आप देखते हो कि पर्वतारोही जब पर्वत पर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर की ओर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, वायु विरल होती जाती है। इसलिए पर्वतारोही अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन के सिलेंडर। अब अगला टॉपिक है वायु किससे बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। वायु के संघटक क्या क्या हैं? 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ से बनी है, पर प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु तो अनेक गैसों का एक मिश्रण है। और यह मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि वायु के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। सबसे पहले जलवाष्प। वायु में जलवाष्प होते हैं। तो हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है, और साथ में हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है और जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है, मतलब वायु में जलवाष्प उपस्थित होते हैं। आप देखते हो किस तरह से जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, उनमें संघनन होता है, और संघनन को इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। जब बादलों में संघनन होता है, कंडेंसेशन होती है, तो बारिश होती है। और संघनन में किस तरह से जल की बूंदें ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। मतलब वायु के मुख्य अवयवों में नंबर 1 पर क्या है? जलवाष्प। अब वायु का अगला अवयव क्या है? ऑक्सीजन। वायु में ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। वायु में ऑक्सीजन मौजूद होती है, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। तो ऑक्सीजन से संबंधित आपको क्वेश्चन आ सकता है, आप किस तरह से सिद्ध करोगे कि वायु में ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगा देनी है। इस तरह से इनमें से एक मोमबत्ती के ऊपर आपने कांच का एक गिलास उल्टा करके रख देना है। इस तरह से एक मोमबत्ती को दोनों को आप जला दोगे और एक के ऊपर आपने कांच का ग्लास रख देना है। क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं? आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर के बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? विचार करें। तो मोमबत्ती जिसे हमने गिलास से कवर कर दिया, यह मोमबत्ती बुझ जाती है, और जिस मोमबत्ती के ऊपर हमने ग्लास नहीं लगाया था, यह मोमबत्ती जलती रहती है। क्योंकि जब हम मोमबत्ती के ऊपर गिलास लगा देते हैं तो इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मोमबत्ती बुझ जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती रहती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक होता है वह सीमित होता है। मतलब जलने में सहायक होता है ऑक्सीजन, तो गिलास लगाने की वजह से ऑक्सीजन सीमित हो जाती है, कम हो जाती है, और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाती है। मतलब वायु का वह घटक जो जलने में सहायक होता है वह ऑक्सीजन कहलाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जलने के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी होती है। तो वायु का दूसरा अवयव हमने पढ़ा ऑक्सीजन। जलवाष्प ऑक्सीजन के बाद वायु का तीसरा अवयव क्या है? नाइट्रोजन। वायु में नाइट्रोजन मौजूद होती है। अब मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी ग्लास में शेष रह जाता है? यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ, नाइट्रोजन कहलाता है। नाइट्रोजन गिलास के अंदर मौजूद तो थी, पर नाइट्रोजन ने जलने में हेल्प नहीं की। मतलब किसी भी वस्तु को जलने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन वस्तु के जलने में हेल्प नहीं करती है। और नाइट्रोजन के बाद वायु का चौथा फोर्थ अवयव क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा कि बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी, और यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। मतलब जब कोई वस्तु जलती है तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड।
इसलिए यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष या सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। जब हम किसी भी वस्तु को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वायु को प्रदूषित करती है। जब हम सूखी पत्तियों को जलाते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं, भूसा जलाते हैं, कूड़ा करकट जलाते हैं, कुछ भी हम जलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वायु को प्रदूषित करती है। तो किस गैस के कारण वायु प्रदूषित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आपको कमरे में घुटन भी महसूस होने लग जाती है। तो ये था वायु का चौथा अवयव। पांचवा अवयव क्या है वायु का? धूल तथा धुआं। ईंधन और पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्पन्न होती है, साथ में धुआं भी उत्पन्न होता है और धुएं में कुछ गैसें और सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो कि प्रायः हानिकारक होते हैं। इसलिए कारखानों से धुएं को निकालने के लिए लंबी चिमनियां इस्तेमाल की जाती हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं और गैसों को हमारे नाक से दूर ले जाती हैं, पर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नजदीक ले जाती हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की तरह इस धुएं से भी वायु प्रदूषित होती है और धुएं के साथ साथ वायु में धूल के कण तो सदैव उपस्थित रहते हैं। अब हम किस तरह से ये सिद्ध करेंगे कि वायु में धूल के कण मौजूद होते हैं? इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे, क्रियाकलाप 4। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपने अपने विद्यालय में या घर में धूप वाला एक कमरा खोलना है और कमरे के अंदर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देने हैं और पर्दे बंद कर देने और कमरे में पूरा अंधेरा कर देना है। अब जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश घर के अंदर आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा आपने खोल देना है, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अब आपने घर के अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक देखना है। इस तरह से आपने प्रकाश की जो पतली सी झिर्री है इसको आपने सावधानी पूर्वक देखना है। आप क्या देखोगे कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे होते हैं। अब ये कण क्या है? जब काफी ज्यादा ठंड होती है, अत्यधिक सर्दी होती है, तो आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। तो यह क्या दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं और वायु में धूल के कण समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। अब जब हम नाक से सांस लेते हैं तो सांस द्वारा हम वायु को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारे नाक में छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। क्योंकि वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं, उन धूल के कणों को रोकने के लिए हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के लिए डांटा हो? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें नाक से सांस लेनी चाहिए, ना कि मुंह से। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि वायु में कुछ गैसें, कौन कौन सी गैसें मौजूद होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ जलवाष्प मौजूद होते हैं, धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। फिर भी वायु की संरचना में भिन्नता हो सकती है। वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है और शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें और जलवाष्प होते हैं। मतलब वायु के 100% भाग में से 99% भाग किसका होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। और इसमें भी नाइट्रोजन 78% होती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। बाकी का 1% कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें और जलवाष्प होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। वायु की संरचना की बात की जाए तो वायु गैसों का एक मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अन्य गैसें मौजूद होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कितनी होती है? 0.03%। ये थी वायु की संरचना। अब हम पढ़ेंगे पानी और मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। इसके लिए एक हम क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हम किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसे हम धीरे धीरे गर्म करेंगे। और पानी के उबलने से पहले हम सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखेंगे। आपको छोटे छोटे बुलबुले इसे चिपकते हुए दिखाई देंगे। और ये बुलबुले क्यों बनते हैं? ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। अब हम पानी को पूरी तरह से गर्म करेंगे और पानी को पूरी तरह से गर्म करने पर पानी में घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आ जाती है। आप देखते हो जब पानी पूरा उबल जाता है तो किस तरह से पानी में से बुलबुले
बाहर की ओर निकलने लग जाते हैं और पानी को और ज्यादा गर्म करने पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि पानी में वायु घुली होती है। हमने पाठ 8 और 9 में ये भी पढ़ा कि जो जीव पानी में रहते हैं वह श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मछली में गलफड़े होते हैं, गिल होते हैं, जिसकी वजह से मछली सांस लेती है। मतलब मछली जो पानी होता है, पानी में जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन की वजह से सांस लेती है। मतलब कि पानी में ऑक्सीजन मौजूद होती है, पानी में वायु घुली होती है। और कुछ जीव होते हैं जो कि गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं, उन्हें भी तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह के जीव जो गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं, इन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे, क्रियाकलाप 6। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए हम एक बीकर लेंगे या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे और आपने इसे ध्यान से ऑब्जर्व करना है। आपको कुछ समय के बाद मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे और ये बुलबुले इस बात का संकेत है कि मिट्टी में भी वायु मौजूद होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो इसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। तो मिट्टी के अंदर जो जीव पाए जाते हैं वे मिट्टी के अंदर बहुत सी मांद और छिद्र बना लेते हैं और इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर और बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों और मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है और यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय ही जमीन पर आते हैं। केंचुए मिट्टी के अंदर रहते हैं और जब तेज बारिश होती है तो केंचुए जमीन के बाहर आते हैं, क्योंकि जब तेज बारिश होती है तो केंचुए को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। मिट्टी के अंदर जो छिद्र होते हैं उनकी जगह पर पानी भर जाता है। मतलब कुल मिलाकर सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद भी वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं हो जाती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिस्थापित कौन करता है? प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जब एक बार यूज हो जाती है तो फिर से ऑक्सीजन की पूर्ति कैसे होती है। तो अब हम देखेंगे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। पाठ 7 में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और पौधों को भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण विधि में किसकी जरूरत होती है? सूर्य के प्रकाश की, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की, साथ में पानी की। पर प्रकाश संश्लेषण विधि में पेड़ पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। मतलब ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जिस तरह से जीव जंतु अपने श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे भी अपने श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पर श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो आपको समझ आया ऑक्सीजन कहाँ से हमें मिलती है? यस, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों में कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं और इसे यह भी स्पष्ट होता है कि पौधे जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम सांस द्वारा कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। तो जीव जंतु जब कार्बन डाइऑक्साइड को सांस द्वारा बाहर निकालते हैं तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल पेड़ पौधों के द्वारा खाना बनाने में किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण विधि में किया जाता है। और पेड़ पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो इस समय ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है और इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल जीव जंतु के द्वारा अपने श्वसन में किया जाता है, सांस लेने में किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इन सभी एक्टिविटीज से हमने क्या अनुभव किया कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी है? क्या आपने पवन चक्की के बारे में कभी सुना है? ये आप देख सकते हो पवन चक्की। और पवन चक्की को घुमाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? यस, वायु का। तभी इसे पवन कहते हैं। पवन भी क्या होती है? वायु। गतिमान वायु को पवन कहते हैं। तो वायु पवन चक्की को घुमाती है। और पवन चक्की का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ट्यूबवेल से पानी निकालने, साथ में आटा चक्की को चलाने में होता है। और पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। साथ में वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। और साथ में पक्षी, चमगादड़, कीड़े, ये सभी वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। साथ में वायु बहुत से पौधों के बीजों और फूलों के पराग कणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। और जल चक्र में भी वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस तरह से? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। संघनन प्रक्रिया जब होती है, कंडेंसेशन जब होती है, तभी बादल होते हैं, उनसे बारिश होती है। पेड़ पौधों में जो फूल होते हैं उनमें पराग के छोटे छोटे कण होते हैं। तो पराग के कणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी वायु हेल्प करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। वायु हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण। अब प्रमुख शब्द को भी एक बार देख लेते हैं। वायुमंडल। तो वायुमंडल के लिए आपने सिंपल सी डेफिनेशन क्या लिखनी है? वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कोई वस्तु जलती है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से घुटन होती
होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है 0.03%। वायु की संरचना, वायु में जल वाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, धूलकण मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन जलने के लिए सहायक होती है। कोई भी वस्तु ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में 21%। नाइट्रोजन, हमने देखा कि नाइट्रोजन किसी भी पदार्थ के जलने में सहायक नहीं होती है और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है 78%। धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह धुएं से भी वायु प्रदूषित होती है, इसलिए कारखानों में चिमनियों का इस्तेमाल किया जाता है। पवन चक्की का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, मतलब विद्युत उत्पन्न करने में, ट्यूबवेल से पानी निकालने में और आटा चक्की को चलाने में पवन चक्की का इस्तेमाल किया जाता है। अब पाठ के सारांश को एक बार देख लेते हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते हैं पर वायु को हम अनुभव कर सकते हैं और गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। किस तरह से आप सिद्ध करोगे कि वायु जगह घेरती है? वायु जगह घेरती है, इसके लिए हमने एक्टिविटी की थी, एक क्रियाकलाप किया था। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमने एक बाल्टी के अंदर पानी भरा था, साथ में हमने कांच की खाली बोतल ली थी और खाली बोतल को हमने किस तरह से उल्टा करके रख दिया था। तो हमने देखा जब हमने खाली बोतल को सीधा उल्टा करके रखा तो इसके अंदर पानी नहीं जाता है, पर बाद में जब हम बोतल को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं तो पानी के अंदर जो वायु होती है वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है और बोतल के अंदर अब जो खाली जगह बन जाती है, इस खाली जगह में पानी भर जाता है। मतलब बोतल के अंदर वायु मौजूद थी। जब वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकली तभी बोतल के अंदर पानी ने प्रवेश किया, मतलब वायु जगह घेरती है। जल और मिट्टी में वायु उपस्थित होती है, तो हमने देखा किस तरह से जल और मिट्टी के अंदर भी वायु उपस्थित होती है। मिट्टी के ऊपर जब हम पानी फेंकते हैं तो किस तरह से मिट्टी से भी बुलबुले निकलने लगते हैं, मतलब कि मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, इसलिए कुछ जीव मिट्टी के अंदर रहते हैं, उन्हें मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन मिल जाती है, जैसे केंचुए। और जल के अंदर भी उसी तरह से वायु मौजूद होती है, इसलिए मछली कहाँ रहती है, जल के अंदर रहती है। मछली को जल के अंदर ही ऑक्सीजन मिलती है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, वायु एक यौगिक है या मिश्रण? वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु गैसों का एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अन्य गैसें मौजूद होती हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक होती है और श्वसन के लिए आवश्यक होती है। सांस द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, साथ में कोई भी वस्तु किसकी मौजूदगी में जलती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है इसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं और पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है, क्योंकि वायु के बिना जीवन संभव नहीं है और जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे, जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, किस तरह से जीव जंतु ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस तरह से जीव जंतु, फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बीइंग, सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल पेड़ पौधों के द्वारा खाना बनाने में किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण विधि में किया जाता है और इस विधि के द्वारा पेड़ पौधे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कौन करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग और जीव जंतु करते हैं अपने सांस लेने में। तो इस तरह से हम पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब हम अभ्यास कर लेते हैं। वायु के संघटक क्या है? वायु में नाइट्रोजन, ये मैं आपको सिंबल लिख रही हूँ, सिंबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अन्य गैसें मौजूद होती हैं। साथ में वायु में धुआं और धूल कण भी मौजूद होते हैं। सबसे ज्यादा वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है 99%, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक होती है? सांस लेने के लिए हम किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन गैस का। अगला प्रश्न, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? तो इसके लिए हमने क्रियाकलाप किया था, जिसमें हमने क्या किया था, बराबर लंबाई की 2 मोमबत्ती हमने ली थी। मोमबत्ती को हमने जला दिया था, एक मोमबत्ती के ऊपर हमने ग्लास लगा दिया था इस तरह से और एक मोमबत्ती को हमने खुला रख दिया था इस तरह से। तो मोमबत्ती जिसको हमने गिलास से कवर किया था, यह मोमबत्ती बुझ जाती है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मोमबत्ती जिसको हमने गिलास से कवर नहीं किया था, यह मोमबत्ती जलती रहती है क्योंकि इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ज्वलन के लिए वायु सहायक होती है। आप कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है? तो इसके लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बर्तन में पानी लेंगे, पानी को गर्म करेंगे, गर्म करने पर पानी से बुलबुले निकलने लग जाते हैं, जिससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पानी के अंदर वायु घुली होती है। रुई
का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? जब हम रुई को जल के अंदर डालते हैं तो रुई के अंदर जो छिद्र होते हैं उनके अंदर जल भर जाता है और जल भरने के कारण रुई सिकुड़ जाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत क्या कहलाती है? वायुमंडल। अगला प्रश्न, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव डैश की आवश्यकता होती है? पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो कि वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। पहला क्रियाकलाप श्वसन। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वायु की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण विधि होती है पेड़ पौधों में, जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए भी पेड़ पौधों को वायु की आवश्यकता होती है। उसी तरह से पवन चक्की को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायु की आवश्यकता होती है। उसी तरह से वस्तुओं का जलना, कोई भी वस्तु किसकी मौजूदगी में जलती है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है। तो जलना भी किसकी मौजूदगी में होता है? वायु की मौजूदगी में होता है। पेड़ पौधों में परागण होता है, जिसमें कि पराग के कण एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं, इसे हम परागण कहते हैं। तो परागण की प्रक्रिया भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधों और जंतु एक दूसरे की किस प्रकार की सहायता करते हैं? ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं किस तरह से हम जीव जंतु सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा खाना बनाने में, और खाना बनाने की इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और इस विधि के द्वारा पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, जिसका इस्तेमाल हम जीव जंतु अपने सांस के द्वारा करते हैं। मतलब हम पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसके साथ आपका विज्ञान का पार्ट 15 कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए ऑनलाइन स्कूल स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।